हेलो फ्रेंड्स, 16 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है विल इनैक्ट डिवोर्स लॉ फॉर मुस्लिम्स। तो ये गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आप सारे ट्रिपल तलाक फॉर्म्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि हम सिर्फ ट्रिपल तलाक इशू पे ही एजुडिकेट करने वाले, जजमेंट देने वाले हैं। तो ये ट्रिपल तलाक के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक है तलाक के बिदत, जो होता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के 3 बार बोल दिया और तलाक हो गया। दूसरा है तलाक के एहसान, तीसरा तलाक के हसन। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सारे ट्रिपल तलाक फॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि अगर सारे ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाएंगे तो फिर मुस्लिम मैन डिवोर्स कैसे देंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, मुस्लिम वुमेन के लिए ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, अराउंड 1937 का एक्ट है, जिसके अंदर डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है और वो जुडिशियरी के पर्व्यू में होता है, लॉ के अंदर होता है, जुडिशरी के थ्रू होता है। लेकिन जो मुस्लिम मैन का ट्रिपल तलाक है वो जुडिशरी के थ्रू नहीं होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, यूनिलैटरल है, मतलब सिर्फ मैन इनिशिएट करते हैं इसको, अनइक्वल है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 14, 15, 21 के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ये आर्ग्यू कर रही है कि हम गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन के ही नहीं, पर सारे माइनॉरिटी एक्ट्स के भी गार्डियन है। सब लॉ के अंडर सब कुछ सही से होना चाहिए, वो भी हमको देखना है। मींस एवरीबॉडी, एवरीथिंग शुड बी लीगल, लीगल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज लीगल अंडर द एक्ट। तो अगर सारे ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम मैन डिवोर्स कैसे देंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये होने के बाद हम एक लॉ बनाएंगे, तो वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हो सकता, वो एक कंसर्न भी है। तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि काफी सारी कंट्रीज में ट्रिपल तलाक फॉर्म को अबॉलिश कर दिया गया है, जैसे कि पाकिस्तान में भी लॉ इनेक्ट किया गया 1961 में, तो अभी यहाँ पे ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता। श्रीलंका में भी लॉ है, इंस्टेंट डिवोर्स नहीं हो सकता। इजिप्ट में भी डिवोर्स पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है कैसे डिवोर्स होना चाहिए। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से ही बनी है 1971 में, तो ये सेम 1961 लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ट्रिपल तलाक अबॉलिश्ड है। टर्की जो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे भी 1926 में लॉ बन गया, कोड ऑफ मैरिज है, तो इवन सारे प्रोविजन जो मैरिज के, डिवोर्स के, वो सारे लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। और तुनिसिया जो भी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, यहाँ पे भी लॉ है, डिवोर्स कोर्ट के पर्व्यू के बाहर नहीं हो सकता, उसको इलीगल माना जाता है। तो ये है प्रोविजंस इन वेरियस कंट्रीज। तो ये इवन थियोक्रेटिकल सोसाइटीज, थियोक्रेटिक सोसाइटीज जो कहते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट्स मतलब स्टेट्स जो इस्लाम अपना रिलीजन मानते हैं, उन कंट्रीज में भी ट्रिपल तलाक नहीं प्रैक्टिस किया जाता। तो इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ क्यों प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट। तो वही है, अपोजिशन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट भी कह रहे हैं कि हाँ, ट्रिपल तलाक पर्सनल लॉज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो इवेंचुअली हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर प्रोविजन है, मतलब सारे रिलीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉज, अलग अलग लॉ, सेम लॉज हो, अलग अलग पर्सनल लॉज ना हो। पर फिलहाल ऐसा नहीं है। तो जब तक पर्सनल लॉज है तो उनके पर्व्यू में ही एडजुडिकेशन किया जाएगा। जब सोसाइटी रेडी होगी और सारे लॉज इंटीग्रेट किए जाएंगे, तब वो बात आती है कि सारे कंट्री, सारे रिलीजन्स के सारे लॉ एक ही है। तो इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव यही है। तो व्हेन द सोसाइटी इज रेडी फॉर इट, उसके लिए हमको जाना है। फिर अगला न्यूज आइटम है जाधव ट्रायल फार्सिकल सेज इंडिया। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इंडिया ने केस लेकर गए है रिगार्डिंग द डेथ सेंटेंस, जो डेथ सेंटेंस दिया गया है मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में। इन्होंने कुलभूषण जाधव, इनको डेथ सेंटेंस दिया है, फॉर्मर नेवी ऑफिसर है, और पाकिस्तान कहती है कि ये इंडियन स्पाई है। और इंडिया का मानना है कि ये पाकिस्तान से नहीं अरेस्ट किए गए, एक्चुअली इनको ईरान से अबडक्ट किया गया है। तो ये इंडिया का मानना है। और ये केस आफ्टर मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, तो ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लेकर गया। इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे अब स्टे ऑर्डर लाया गया। तो अब ये केस हियरिंग चल रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द हेग, जहाँ पे है ये नीदरलैंड में। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही है। तो इंडिया का मानना है कि वियना कन्वेंशन के अंदर इनको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, और पाकिस्तान कहती है कि ही इज अ स्पाई, तो स्पाई को कोई कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। तो अब देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या डिसीजन होता है इस केस के ऊपर। तो वो है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया ने कहा है कि हम जनरली, इंडिया का स्टैंड ये होता है कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनलाइज नहीं करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन जुडिशियल ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम केस इसलिए लेकर गए, एक्सेप्शनल मैटर था, क्योंकि यहाँ पे किसी की लाइफ का सवाल है।
इट वाज द लाइफ सेंटेंस जो है, डेथ सेंटेंस जो है, तो लाइफ का क्वेश्चन था, इसीलिए ये केस लेकर गया है, ये भी हमने आगे किया है। यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स दिए गए हैं दोनों साइड्स के स्टेटमेंट्स। तो कॉन्सुलर एक्सेस इंडिया ने 15 बार यहाँ पे मांगा, पर पाकिस्तान ने अलाव नहीं किया। इवन कुलभूषण जाधव की फैमिली को भी यहाँ पे अलाव नहीं किया गया, वीजा नहीं दिया गया है, वहाँ पे कोई लॉयर उनका केस नहीं फाइट कर रहा है। तो ये वायलेशंस जो है इसको हाईलाइट किया जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर अगला न्यूज आइटम है मालवेयर कंटिन्यूज टू रैक हैवॉक। तो ये रैंसमवेयर जो है WannaCry जो हमने डिस्कस किया है डिटेल में कल भी, तो ये अब सामने आ रहा है कि अराउंड 150 कंट्रीज इससे अफेक्ट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन चाइना में काफी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट हुई है, क्योंकि जनरली यहाँ पे ओल्ड सिस्टम्स होते हैं, ओल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ओल्डर वर्जन में एक फ्लॉ की वजह से ये पूरा जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए ये मालवेयर रैंसमवेयर बनाया गया है WannaCry। तो जिन्होंने अपडेट किया है वो सेफ है, जो पैच अपडेट नहीं किया है सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, तो वो कंप्यूटर्स अफेक्टेड है। तो यहाँ पे काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। यूएस में डिलीवरी कंपनी फेडेक्स अफेक्ट हुई है इससे, स्पेन में मोबाइल कंपनी पावर फर्म, फ्रांस में कार मेकर रेनो, उनका भी प्रोडक्शन काफी प्लांट्स में स्टक हो गया। फिर इवन ब्रिटेन में ये मेजर केस जो सामने आया था, नेशनल हेल्थ सर्विस की सर्विसेज अफेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे पेशेंट्स की फाइल्स लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से इवन सर्जरीज वगैरह सब रीशेड्यूल करना पड़ा। तो इट्स क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ यहाँ पे भी वो था। जर्मनी में भी नेशनल रेलवे ऑपरेटर अफेक्टेड है। रशिया में द लार्जेस्ट मोबाइल फोन ऑपरेटर, बिगेस्ट बैंक, सब अफेक्ट हुई थी इससे। तो ये केसेस सब सामने आ रहे हैं। जापान में भी इंडिविजुअल्स, कंपनीज अफेक्टेड है। चाइना में भी जैसे हमने देखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह अफेक्ट हुए। पर इंडिया में कोई मेजर इंसिडेंट सामने नहीं आया है, तो इंडिया सेफ रही है इससे। थोड़े आइसोलेटेड इंसिडेंट सामने आए हैं, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश पे कोई मेजर अटैक नहीं हुआ है इंडिया में। इवन सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है इंडिया की, वो आईटी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो वो उन्होंने भी सारा डिटेल्स दिया, टेक्निकल डिटेल्स अटैक का और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो दिए गए थे। तो उन्होंने भी कहा है कोई ऑफिशियल उनको कंप्लेंट मिली नहीं अब तक। और बैंक्स भी काफी हाई अलर्ट पे है, उन्हें भी अपना एंटीवायरस पैकेज अपडेट करना के लिए स्टेप्स ले रहे। इवन एटीएम्स कहा जा रहा है कि एटीएम्स को कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि एटीएम्स काफी क्लोज्ड लूप सिस्टम्स होते हैं, तो यहाँ पे एंटीवायरस मालवेयर आ नहीं सकता। और उनका बैंडविड्थ भी, एटीएम्स लो बैंडविड्थ पे फंक्शन करते हैं, और मालवेयर जो है बहुत लार्ज फाइल्स होती है, तो ये जनरली एटीएम्स को अफेक्ट नहीं करेगी, तो ये एक्सपेक्टेशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है सरेंडर्ड अल्फा केडर्स क्रिटिसाइज रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। तो ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट आउटफिट है, इनके काफी सारे केडर्स ने सरेंडर किया है। फ्रॉम 1998 टू 2005 भी अराउंड 7643 फॉर्मर अल्फा केडर्स ने सरेंडर किया है। वो कह रहे हैं कि हम तो को अब तक गवर्नमेंट एड नहीं मिला है। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होती है, जो मिलिटेंट सरेंडर कर देते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह देती है, ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके और मिलिटेंट्स फिर से ना बने। तो ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी स्ट्रांग होना भी जरूरी है। काफी लोग कह रहे हैं कि उनके पास काफी सारे आइडियाज है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए आसाम वगैरह उन रीजन्स में, पर वो गवर्नमेंट उनको सुन नहीं रही है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं कर रही है। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट जो केसेस रजिस्टर्ड है उनको भी विड्रॉ नहीं किया अब तक। ऐसा भी कई अल्फा केडर्स जो है रिहैबिलिटेट हो रहे, जो सरेंडर कर चुके हैं, उनका मानना है। तो ये कंसर्न सामने आ रहे हैं। ये सारे रीजन्स जो है इंडिया में और जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, एनएससी एंड आईएम जो है नागालैंड और एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी, तो ये इनके साथ भी पीस डील निगोशिएट हो रहा है, गवर्नमेंट अग्रीमेंट कर रही है। तो ये सारे सीपीआई माओइस्ट जो लिखा है सीपीआईएम, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन्स है। जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस है, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और नॉर्थ ईस्ट में। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट वेरी ऑफ व्हाट्सएप फेसबुक डेटा शेयरिंग डील। तो व्हाट्सएप फेसबुक ने 2016 में एक डील किया, जिसके अंदर यूजर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप शेयर करेगा फेसबुक के साथ रिगार्डिंग मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस जो भी शेयर किया जाता है। तो ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया गया था, पर दिल्ली हाईकोर्ट रूलिंग व्हाट्सएप फेसबुक के हित में थी। मतलब उन्होंने कहा कि जिनको नहीं चाहिए, फ्री सर्विस है, नहीं चाहिए तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दो। लेकिन ये केस को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ये केस हियर कर रही है, और वो कह रहे हैं कि क्यों ये शेयरिंग हो रही है। तो अगर आइडेंटिटी नहीं शेयर भी हो रही है, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ आइडेंटिटी तो शेयर हो रही है, नाम भले ना शेयर हो रहा हो, तो ये क्यों शेयर करने की जरूरत है, वो क्वेश्चन किया जा रहा है। और फिर यूजर्स को फियर है कि और क्या क्या शेयर किया जाएगा, तो उनको फियर है क्या ये वायलेशन हो रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स वायलेट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 19(1) जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम। तो
क्या वो वायलेट हो रहे हैं कि नहीं, कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब ये हियरिंग करेगी। तो ये केस चल रहा है। फिर अगला है नेपाल रूट शट फॉर फॉर्मर मिलिटेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि नेपाल रूट से फॉर्मर मिलिटेंट्स पाकिस्तान से इंडिया में वापस नहीं आ सकते। तो काफी कश्मीरी मिलिटेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ से वो पाकिस्तान गए थे, तो अब वो मिलिटेंट्स वापस आना चाहते हैं, तो वो गिविंग अप। तो वो जब वो मिलिटेंट्स वापस आ रहे हैं तो उनको अलाउ किया जा रहा है 4 रूट्स, बागा अतरी बॉर्डर, चकंदे बाग और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और सलामबाग। तो ये 4 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है जहां से मिलिटेंट्स रिटर्न आ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी फॉर्मर मिलिटेंट्स है, मतलब वो फॉर्मर कश्मीरी मिलिटेंट्स नाउ दे हैव गिवन अप। तो उनको कहा गया कि 5वां रूट जो नेपाल बॉर्डर से रूट जो है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसको ये प्रपोजल को स्क्रैप किया जा रहा है क्योंकि नेपाल के लिए वीजा रिजीम है नहीं, वीजा सिस्टम है नहीं, तो वहां पे रेगुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए नेपाल रूट अलाउड नहीं होगा फॉर्मर मिलिटेंट्स के लिए वापस आने के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है कैश इज बैक एज डिजिटल पेमेंट डिप ऑन कॉस्ट्स। तो ये गवर्नमेंट का जो डेटा आ रहा है सामने, तो पहले कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए थे और डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ गए थे आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। बट अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब देख रहे हैं हम कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस फिर से कम हो रहे हैं। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो इनिशिएट किया गया जो है, इवन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये सब इनका डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा जो आ रहा है सामने, वो यही दिखा रहा है कि ये सब कार्ड्स यूजेज, ई वॉलेट्स यूजेज, ये सब कम हो रहा है। तो ई वॉलेट्स यूजेज जो है उसका थोड़ा सा ग्रोथ है, बाकी सबका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दोनों में ये ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल सामने है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये एक ऐप है। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पे, एक सेटअप लॉगिन सेटअप कर सकते हो और सारे बैंक अकाउंट जो आपके, उनका एड्रेस आप डाल सकते हो और एक ऐप से ही आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हर बार आपको अकाउंट डिटेल्स नहीं डालना होता, शेयर नहीं करना होता। मोबाइल बैंक अकाउंट्स भी मल्टीपल आप इसमें एक ही एप्लीकेशन में डाल सकते हो। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, रियल टाइम सेटलमेंट होता है इसमें फंड्स का, और ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है, उन्होंने ये डेवलप किया है। तो ये है IMPS जो है, ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम मोबाइल्स के थ्रू भी ये फंक्शन कर सकता है, मतलब आप मोबाइल के थ्रू अपने बैंक से आप दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो है। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम अभी ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जैसे NEFT और RTGS थे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम्स तो थे ही, अब ये मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है। तो IMPS सिस्टम का बेनिफिट ये कि ये मोबाइल बेस्ड है, प्लस ये NEFT जैसे आपको पता होगा, ये जो है वो नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये बैचेस में होता था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता था, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम कम होता था। पर जो IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये 24/7 अवेलेबल है। तो इवन बैंक हॉलीडेज ऑल द टाइम इट इज ओपन 365 डेज। तो ये उसका बेनिफिट है। तो ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर है RTGS की तरह, पर अवेलेबल 24/7 रहेगा और ये मोबाइल फोन से हो सकता है, ये इसका बेनिफिट है। ये भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। ये IMPS सिस्टम ही यूज किया जाता है इन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये कंपैरिजन भी दिया गया है IMPS, NEFT, RTGS। तो अभी बैंक्स धीरे धीरे इसको सपोर्ट कर रही है, इसके अंडर आ रही है IMPS सिस्टम के लिए। तो ये मेन यही है कि मोबाइल से यूज किया जा सकता है, ये हर टाइम अवेलेबल है। फिर ई वॉलेट्स जो है, तो ई वॉलेट्स इवन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप ई वॉलेट इज लाइक अ वॉलेट, आप अपने वॉलेट में जैसा पैसा रख सकते हो वैसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पे भी आप अपना वॉलेट रख सकते हो, उधर पैसा रख सकते हैं। इवन मोबाइल वॉलेट्स है जिनमें आप पैसे डाल सकते हो और जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन पेमेंट्स मोबाइल वॉलेट के थ्रू अलाउड होता है, परमिसिबल होता है, जब फैसिलिटेटेड है वहां पे आप वो कर भी सकते हैं। तो ये ई वॉलेट का बेनिफिट है, वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन। ये काफी सारे मोबाइल वॉलेट्स भी, पेमेंट एप्स काफी सारे डेवलप हुए थे, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन भी काफी सारे एकदम प्रोमिनेंट भी हो गए थे। तो ये सारे मेंशन है यहाँ पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज वगैरह। और एक पॉइंट है जो कॉस्ट से डिजिटल ट्रांजेक्शन में, वो है ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है, इवन डिमोनेटाइजेशन के बाद जब डिजिटल ट्रांजेक्शन एंडोर्स किए गए थे, तो RBI ने कहा था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंक्स ना लगाए, पर ये बैंक्स लगाती है क्योंकि उनका भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब आप कार्ड स्वाइप करते तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं, POS। तो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस वही होते हैं जिसके अंदर कार्ड स्वाइप किया जाता है, आपका अपना पिन डालना होता है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस का सेल भी अब कम हो गया है, वो भी न्यूज है।
तो ये जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो बैंक जिसके आपका कार्ड है तो बैंक को वहाँ पे ट्रांजेक्शन आता है, इशूइंग बैंक, कार्ड इशूइंग बैंक के पास ये जाता है, पेमेंट नेटवर्क जो है उसके थ्रू ये पेमेंट होता है, जो पीओएस मशीन जिस बैंक ने प्रोवाइड किया उनके थ्रू, पूरा ये सबका यहाँ पे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये पेमेंट फिर फ्रॉम द यूजर टू दी मर्चेंट, जो शॉप ओनर मर्चेंट है उनको ये पेमेंट किया जाता है। तो जो इन बिटवीन जो भी ये इन्वॉल्व है, कार्ड इशूइंग बैंक, पीओएस मशीन का बैंक और पेमेंट नेटवर्क, इन सबको एक अमाउंट शेयर किया जाता है जो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। तो जितना भी अमाउंट हो, से फॉर एग्जांपल 1 रुपी, तो ये तीनों शेयर करते हैं उसको एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये होता है। फिर लास्ट न्यूज, अगला न्यूज आइटम है अप्रैल ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू 13.2 बिलियन, हाईएस्ट सिंस नवंबर 2014। तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ में हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट काफी इंक्रीज हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट होता है जब इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, मतलब ट्रेड में डेफिसिट है, हमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है और कम आ रहा है। तो इंपोर्ट्स काफी बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स उतने हाई रेट पे नहीं बढ़ रहे। बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में, पर एक्सपोर्ट्स कम रेट और इंपोर्ट्स काफी ज्यादा। तो इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट तो ऑलरेडी है, अब और बड़ा हो रहा है। तो ये न्यूज सामने आ रही है। तो हमारा जो इंपोर्ट भी है वो काफी रिजिड है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, तब तक ऑयल इंपोर्ट जो एक मेजर बल्क है इंपोर्ट बिल में, वो इंपोर्ट होता ही है। गोल्ड भी इंपोर्ट किया जाता है, प्रेशियस स्टोन्स, तो इसका एक्चुअली प्रोसेसिंग करके जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो वो एक बात है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स भी काफी बढ़ गए ये बात, तो वो एक कंसर्न है कि इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। तो वो है। तो काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स ग्रो होते हैं, यूएस, इंडिया, ईयू, लेकिन चाइना एक कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स अब कम हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है चाइना का, तो वो अब पीक कर चुका है, इतना हाई हो चुका था कि अब उसका ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं, तो इट्स ग्रोइंग एट अ लेसर रेट। सो इसलिए वो कहा गया है कि ग्रोथ अब नेगेटिव जा रहा है, ग्रोथ अभी भी है पर वो हाई रेट पे नहीं है, इसीलिए उसको नेगेटिव कहा जा रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है ईरान सेट्स न्यू कंडीशंस फॉर गैस ब्लॉक। तो ये फरजाद बी नेचुरल गैस ब्लॉक है, तो ईरान में ये पाया गया है, फारसी ब्लॉक में, ये रीजन में यहाँ पे है, जो ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, तो ओएनजीसी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो स्टेट पीएसयू है, इसका ओवरसीज आर्म, तो ये ओवरसीज विंग है। तो यहाँ पे इन्होंने 10 साल पहले ये फरजाद बी ब्लॉक में नेचुरल गैस डिस्कवर किया था। तो अब इसका जो इसको डेवलप करने के लिए भी ईरान इंडिया को ये दे रहा है फैसिलिटी, पर वो कह रहे हैं कि ये गैस के प्राइस जो उनको पे करना होगा वो 3 टाइम्स जो डिसाइड की गई थी उसको है, तो 3 टाइम्स प्राइस अब वो डिमांड कर रहे हैं। तो रीजन ये है कि पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, यूएन सैंक्शंस भी थे, यूएस सैंक्शंस थे, तो अब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गए क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील फाइनल हो गया है, तो इट हैज गिवन अप न्यूक्लियर प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, यूरेनियम एनरिचमेंट वगैरह। तो अब वो न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं है, तो अब वो इंडिया से काफी ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं। तो कतर चार्जेस जो है, कतर रेट्स, वो कह रहे हैं कि ये एलएनजी रेट जो कतर रेट्स है उन बेसिस पे हमको भी पेमेंट किया जाए। तो वो इंडिया अब उसको आर्ग्यू कर रही है कि क्योंकि ये वेस्टर्न सैंक्शन हट गए, इसलिए ईरान अभी डिफिकल्ट प्ले कर रहा है। तो नेगोशिएशंस अब फिर से किए जा रहे हैं फॉर दिस फरजाद बी नेचुरल गैस ब्लॉक। तो अब देखेंगे इसके ऊपर आगे डेवलपमेंट क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, ओवीएल लेड कंसोर्टियम जो था उसका कॉस्ट इन्वॉल्व है इसको डिस्कवर करने में, तो वो भी उनको रिकवर करना होगा। तो अब इसमें आगे कैसे सेटलमेंट होता है हम देखेंगे। तो ये है ईरान में, यहाँ पे ये रहा फरजाद बी गैस। फिर लास्ट न्यूज आइटम है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ग्लास रेडिएटर्स। तो इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया है ऑन दिस सर्टेन टाइप ऑफ ग्लास जो है, क्लियर फ्लोर्ड ग्लास। तो ये रेफ्रिजरेशन, मिरर, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी ग्लास होता है ये, सुपीरियर क्वालिटी ग्लास। तो ये ईरान से इम्पोर्ट किया जा रहा है, इम्पोर्ट्स आ रहे हैं, और चाइना से ये एल्यूमिनियम रेडिएटर्स आ रहे हैं। तो इनके ऊपर इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जब आप ये प्रूव होता है कि ये कंट्री आपकी कंट्री में प्रोडक्ट डंप कर रही है, मतलब क्या है, वो कम प्राइस पे सेल कर रही है। तो इतना कम प्राइस के कॉस्ट प्राइस भी उसमें रिकवर नहीं हो सके, या उन्होंने सफिशिएंट प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, मतलब लॉस करके भी वो आपकी कंट्री में ये कमोडिटी ला रही है। तो इट्स ट्राइंग टू कैप्चर योर मार्केट। तो ये डंप ना किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट को पावर होती है कि अगर आपको लगता है आपकी कंट्री में कोई इंपोर्टेड कमोडिटी आ रही है जो डंप की जा रही है, तो आप उसके ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल सकते हैं।
तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है, तो ये उनके अप्रूव्ड परमिटेड मेजर है, तो कंपटीशन फेयर रहे इसके लिए। तो ये इंडिया ने में भी इम्पोज किया गया है। अब ये जो अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आर्म है, ये इन्वेस्टिगेटिंग आर्म। तो ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और कंक्लूड किया कि ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे डंप किए जा रहे हैं इंडिया में, और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, कंपटीशन ऐसे लाते कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर सफर करे। तो इसीलिए इनके ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लाया जा रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये न्यूज है। तो वही है, जब नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस है, एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस से कम है, तब ये स्टेप लिया जाता है। वही है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क यही है कि ये जो बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, ये डिसाइड करेगी। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, तो क्वासी जुडिशियल पावर्स है इसके पास अंडर द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।